उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूँ। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट में, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद, देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद, अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहां आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का। कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, पर मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा, मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हों। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है, और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में है, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूं, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं,
पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूंगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है। क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है। मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दे, लोग वो सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है।
और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है। मैं ये जरूर मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं जरूर मानता हूं और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूंगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस से मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माताजी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहां ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहां गए। और वहां जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आए भी है, शायद मुझसे मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहां उस दिन सब लोग। उस दिन मैं म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूंगा। क्यों बोलना चाहूंगा? उसकी वजह अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगे, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूंगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने आए। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया उनको हम ज्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीजें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहां फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, एक बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आजादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा ये है कि
सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है? और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझें तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा, और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना। भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे, आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई, और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी, सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी, चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है, मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है, कैकेयी कह रही कि हाँ मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है, क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो ब्रानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में,
इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? दो कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़ापन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे
उन्होंने कहा कि बापू ऐसे ऐसे स्थिति है, आप क्या कहते हैं। क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 के बाद नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूं, झूठ बोलने से बचता हूं। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की, और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके।
तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा। मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूं। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ाया डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं।
मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खिंच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना यह है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूं, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए अब तो। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस जमाने में तो फोन थे। मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार, बड़ा महंगा था। 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फोन थे, बटन वाले फोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित कर, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे। लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत।
जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करते थे। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी, ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविजन चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में, कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। मैंने क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियां मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियां होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियां सुनता हूं मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते किसने ऐसा किया। दोनों की गलतियां होती हैं, ऐसा थोड़ा कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में।
ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाए, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3, 4, 5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3, 4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाजार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, 2 आईपीएस को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे। लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। पर मेरा नजरिया आजकल ये भी है कि मैं बहुत शिकायतें मुझे जिंदगी से होती नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी एक अलग पैकेज है और उस पैकेज के हिसाब से जीवन मिल जाता है। तो मैं बहुत गिला रखता नहीं हूँ जीवन से। साहिर की एक गजल है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। उसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति है,
मतलब एक तो ये है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसको भुलाता चला गया। एक तो ये है ही। अब जैसे फिल्म में इस उम्र में कर रहा हूं, किसी के मन में आ सकता है काश पहले मिल गया होता। मुझे सच में आज से के मन में नहीं आया। मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि फिल्म मेकिंग नहीं कि तो मैं जो कर रहा हूं वो भी ठीक ही कर रहा हूं। अगर मैं प्रॉपर IAS में होता शायद वहां भी ठीक ही कर लेता, तो वो सब गिला है नहीं। और इस गजल का जो आखिरी शेर है जो मुझे सबसे नजदीक है, गीता में एक कंसेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ का, जिसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी छटपटाहट ना हो। स्थित प्रज्ञ का जो कंसेप्ट है बड़ा गहरा कंसेप्ट है। उसको बहुत आसान भाषा में साहिर ने इस गजल के आखिरी शेर में कहा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो मैं काफी हद तक, पूरा तो खैर कौन हो पाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव शायद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत अब फर्क पड़ता नहीं है। मैं फिल्म में हूं, अच्छा लगता है, मेरे घर के लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं फिल्म में ना होता तो मुझे बहुत गीला हो जाता है। ठीक है, जो हो गया बढ़िया है, जो होगा बढ़िया होगा, इसी भाव में रहता हूं। सर, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन सभी को सोशल मीडिया की चमक धमक बहुत अट्रैक्ट करती है। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई एजुकेटर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है या अपने करियर को प्लान करने की ज़रूरत है, वहाँ वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं उसमें, तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है ही कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, ये ऑप्शंस पहली बार उन बच्चों के लिए भी खुल गए हैं जिनके लिए करियर पहले नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी कि 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आप गेमर बन के पैसा कमा सकते हैं शायद 10 साल की उम्र में ही। 5 साल का बच्चा यूट्यूबर बन के कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेशक। देखिए, जब जब नई तकनीक आती है दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। एक सोशियोलॉजी नाम का विषय है, आप शायद जानते होंगे, उसमें एक थिंकर बड़े अच्छे हैं, अमेरिकन थिंकर थे 20वीं सेंचुरी में ही, टॉलकट पार्सन्स नाम था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सारी चीजें इक्वल पॉइंट पे आके टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ के एडजस्ट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो समस्थिति है वो बनी रहती है। कोई एक पैर आगे बढ़ता है या दाएं बाएं जाता है, थोड़ी देर के लगता है कि लड़खड़ा गया मामला, फिर बाकी पैर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। मेरी बड़ी स्पष्ट समझ है कि समाज में जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपने रास्ते निकाल लेता है। तकनीक भी उसमें हेल्प करती है। जैसे अभी की स्थिति है, बच्चे यूट्यूब पे बहुत टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, या जो भी नए इस तरह के ऐप्स हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, अटेंशन का उनका स्पैन कम होता जा रहा है। ये सब एक चुनौती है। वो समाज से कट रहे हैं, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं। वो 24 घंटे एक समाज में हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से अलग है। उनका समाज है, फोन के अंदर समाज है उनका, वो समाज उन्हें प्रभावित भी करता है। वो एक फोटो खींच के डालते हैं, उस पर लाइक आता है, लाइक देके खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी एक सामाजिक अंतरक्रिया ही तो हुई। पर वो 24 घंटे एक समाज से घिरे हुए हैं, जबकि 24 घंटे समाज से घिरा होना अच्छी बात नहीं है। कुछ मी टाइम भी होता है, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया है। अब 24 घंटे समाज के बीच में है। आप घर के अंदर भी हैं तो समाज लगातार आपको कमेंट से, लाइक से, डिसलाइक से आपको पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। जिसको रूसो ने कहा था, सोसाइटी इज टू मच विद अस, समाज हमारे साथ बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो उस जमाने में कहा, 18वीं सेंचुरी में। आज रूसो होता तो मर ही गया होता देख के बेचारा। तो ये एक तनाव की स्थिति है। मैं भी अपने घर में देखता हूँ बच्चों को फोन पे बहुत समय, बच्चे क्यों, हम भी गुजारते हैं, पेरेंट्स भी गुजारते हैं, सभी गुजार रहे हैं।
धीरे धीरे क्या होगा, इसके रास्ते निकलेंगे। जब समाज में तनाव बढ़ेगा कुछ रास्ते निकलेंगे। जैसे मैं सोचता हूं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टैब्स आएंगे, बहुत जल्दी टैबलेट्स आएंगे। पेरेंटल कंट्रोल तो एक चीज है ही, पर पेरेंट्स अभी उतने जागरूक हैं, उनको पता नहीं कि कैसे यूज करना, उसको तो नहीं कर पाते हैं। अब आज के समय में बच्चे के पास फोन ना हो तो वो प्रिमिटिव स्टेज में चला जाता है एकदम, क्योंकि बाकी बच्चे फोन से, यूट्यूब से, इंटरनेट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपने फोन छीन लिया तो बच्चा एकदम आदिम युग में चला गया। एक ये समस्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ कंपनियां निकालने वाली हैं, सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसमें एजुकेशनल टूल्स सारे होंगे। नॉन एजुकेशनल टूल्स पे कुछ कंपल्शंस होंगे, लिमिट्स होंगी कि आप 1 घंटे से ज्यादा एक दिन में इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस जो भी 3-4 चैनल हैं, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं, गुजार ही नहीं सकते। और आप जिस भी टैब पे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक मार्कर है, आपकी आंख से वो पहचान रहे हैं। आप किसी भी और सिस्टम पे जाएंगे तो आपकी आंख से ही पहचान जाएगा, आपके सामने खुलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म, मैं रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट है ये, ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और ये मूविंग इक्विलिब्रियम होना ही होना है, हमेशा होता है, अब भी होगा। अच्छा, अभी के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि अगर हम इस जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई क्लास भी कर रहे हैं, तो वो मोबाइल की जगह रादर देन अगर हम लैपटॉप से पढ़ें या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करें तो वहाँ शायद कम ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्शन के। ये बात ठीक है, लेकिन लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास है। जैसे जैसे आप लोअर इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ जाएंगे, फोन तो हर घर में फिर भी मिल जाएगा, सेकेंड हैंड ही सही 2-3 हज़ार का मिल जाता है इसका स्मार्टफोन, अगर आप किसी ऐसी मार्केट से लें। इतना लगभग हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। कोई गांव का आदमी, छोटा किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे पढ़ें और उसको पता लगे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फोन खरीदते ही उसके सारे काम सॉल्व हो जाते हैं, लैपटॉप से नहीं होते हैं, और लैपटॉप उतना सस्ता मिलेगा भी नहीं। टैबलेट से भी उसके काम सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं जहां अंत में फोन पे ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो फोन को एक ऐसी डिवाइस में कन्वर्ट कर दे बच्चे के लिए कि उसका मिसयूज ना करे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। अंततः जो मोटिवेशन अंदर से आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस दिन किसी बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके हित में है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करे, और करे तो कैसे करे, तो वो समझदार बनता है। थोड़ा मुश्किल होता है उस उम्र के बच्चों को समझदार बनाना, लेकिन मैंने ये फील किया कि हर बच्चे के अंदर एक चिंगारी लगती है, उसकी उम्र थोड़ी कम ज्यादा होती है। कोई 10 साल में सीरियस हो जाता है, कोई 15 में, कोई 18 में होता है, लेकिन एक उम्र में बच्चे सीरियस हो जाते हैं। बस बहुत दबाव बना के करेंगे तो कभी सीरियस नहीं होंगे। थोड़ा उनको मोटिवेट करके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्तर पे जाके समझाना ज्यादा अच्छा तरीका है। सर, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ, तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकेंड, उसके बाद वो क्या एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम होता है, कितने फेजेस में एग्जाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करे। पहली बात तो है कि ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाजा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाजा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूं, मत बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट ज्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंडोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते हैं। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में, कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए। तो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे। वो जो अप्रोच है वो ज्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्जाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्जाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्जाम है। सबसे मुश्किल एग्जाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में,
दोनों में कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, आप जैसे एक निबंध आपने पढ़ा या अखबार में लेख पढ़ा, उस लेख की समरी अगर आप 200 शब्दों में लिख पाते हैं ठीक से, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, फ्लो ठीक है भाषा का, अभ्यास से हो जाता है। थोड़ा सा पहले से ठीक है तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। सर मैंने देखा है कि जो आईएएस या फिर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप कोई प्रोफेशन अपना कंप्लीट कर लो, एक अपना करियर के लिए एक सेफर साइड रख लो और उसके बाद अटेम्प्ट करो? हाँ, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए कोई एमबीबीएस में है या बीटेक में है या बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है, कितना भी मुश्किल कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस ही क्यों ना हो, मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ जो एमबीबीएस कर चुके हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो आप कोई डिग्री करते हुए साथ में 1-2 घंटे रोज भी अगर पढ़ते रहें उसके लिए, तो ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप उस स्थिति में होते हैं कि 6 महीने और पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो नहीं तो फिर ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल ठीक से लगाइए, 1-1.5 साल लगाइए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। तो जैसे बाकी एग्जाम्स मुश्किल है वैसे ये भी, मतलब ऐसा कोई अलग से मुश्किल नहीं है। आप केवल नंबर्स पे ना जाएं कि 12 लाख लोगों में से 200 का होता है, सब बेकार की बातें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आईएएस का, उनमें से 7 लाख लोग प्रीलिम्स एग्जाम देने जाते ही नहीं है। सीरियसली? जी, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख होती है, फॉर्म भरने वाले 12 लाख होते हैं। तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। दुनिया 12 लाख बोल के परेशान रहती है, 5 ही लाख लोग होते हैं। उन 5 लाख में जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, मेरे अनुमान से उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली आपको 1 लाख में से 1000 में आना है। सिविल सर्वेंट बनने के लिए, प्रॉपर आईएएस बनने के लिए आपको 1 लाख में से 180 में आना होता है। तो ये इस लेवल का कंपटीशन तो भारत में हर जगह है। स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एसएससी में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, इतना कंपटीशन तो है ही हमारे देश में, तो यहाँ भी है। सर एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का क्या रोल होता है यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज में? देखिए, यूपीएससी में इंग्लिश का जो रोल है, मेंस में क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, जो सबको क्वालिफाई करना होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता, अगर किसी की बहुत बेसिक लेवल पे इंग्लिश ठीक ठाक है तो पास कर लेता है उसको। उसमें एक ऐसे लिखना होता है, ट्रेसी राइटिंग होता है और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रीलिम्स में जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का एक हिस्सा है जो दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेने से कुछ शब्द ठीक से समझ में आते हैं। तो कंपलसरी पार्ट तो केवल इतना है कि मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है जो पास करना होता है, उसके अलावा कोई अनिवार्य भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे इंटरव्यू में अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, कम से कम सवाल समझ लें, 2-4 वाक्य बोल भी दें अंग्रेजी में, तो उसका असर काफी अच्छा होता है। और ज्ञान के मामले में अंग्रेजी आना तो बेहतर है ही, क्योंकि हिंदी में हम कितनी भी कोशिश कर लें उतना अच्छा कंटेंट हमेशा नहीं मिल पाता है। तो अंग्रेजी आए तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन अनिवार्यता की जहां तक बात है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर वाली अनिवार्यता है। सर कोई स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए 10th क्लास में है, वो आगे सपना देख रहा है कि वो यूपीएससी करेगा, उसने डिसाइड किया हुआ है, तो वो अपने किन फील्ड्स को, किन सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रांग बनाए ताकि वो आगे क्वालिफाई करने के उसके चांसेस बढ़ जाएं? देखिए, जो मेंस का एग्जाम है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वो तो बाद में डिसाइड कर लेगा बच्चा, अभी नहीं करना चाहिए। अभी उसको जो जनरल स्टडीज हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स जिसको आप बोलते होंगे, उसको पॉलिटी बोलते हैं यहाँ पर, इन सबको ध्यान से देखते रहना चाहिए। और क्योंकि सीसेट के पेपर में, प्रीलिम्स में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो बेहतर है कि वो अखबार का रोज एक लेख पढ़ने का अभ्यास कर ले, तो कॉम्प्रीहेंशन उससे हो जाता है। बस जो अच्छे शब्द हैं उनको नोट करते रहें, एक लेख रोज पढ़ते रहें, लिखने का अभ्यास थोड़ा सा करते रहें। और पढ़ाई करने की बात है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, ये चीजें पढ़ लें। हालांकि नहीं भी पढ़ पाएंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में सब हो जाएगा, पर पहले से पढ़ते रहेंगे तो आसान रहेगा थोड़ा सा। सर बच्चों की लाइफ में, खास तौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, जो छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ भी डिस्ट्रैक्शन होता है। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और बात है कि यूँ कहा जाता है कि बच्चों को पहले से ही माँ बाप अगर अवेयर कर दें सेक्स एजुकेशन की तरफ,
उनको सिखा दें, समझा दें, तो वो फिर अपने ट्रैक से ऑफ नहीं जाएंगे जी। इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? और फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको भी सुना है कहते हुए कि प्यार करना अच्छी बात है, और बच्चों कई लोग बोलते हैं, तो प्यार की सही उम्र क्या है?